द्वारा निर्धारित कार्य को पूर्ण करने से ही राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार से 6 विषय इस अधिवेशन में चर्चा के लिए रखे गए। साथियों, सबसे ज्यादा और जो गंभीर मुद्दा है ओबीसी के संदर्भ में, वो गंभीर मुद्दा ये है कि ओबीसी समाज के अंदर जो जागृति होनी चाहिए वो जागृति नहीं। और इसलिए मैं कहता रहता हूं कि ओबीसी की हजारों समस्याएं हैं, मगर उन हजारों समस्याओं में जो सबसे पहले नंबर की समस्या है, 1000 समस्या है, और 1000 में भी जो सबसे पहले नंबर की समस्या है, वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि उसकी क्या समस्या है ये उसको नहीं पता है। ये उसकी पहले नंबर की समस्या, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की गिनती नहीं हो रही, आरक्षण नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये तो सब दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर की समस्या है। जो पहले नंबर की समस्या है वो समस्या ये है कि हमारी क्या समस्या है वो हम नहीं जानते, ये पहले नंबर की समस्या है। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी की क्या समस्या है ये उसको बताया जाए, ये पहले नंबर की समस्या। जब ये पता चलेगा तो दूसरे नंबर की समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे पहले नंबर की समस्या का पता चलेगा कि हमारी समस्या क्या है, फिर दूसरे नंबर की समस्या यह है कि ओबीसी को अपना दोस्त नहीं पता, अपना दुश्मन नहीं पता। जब पहले नंबर की समस्या का समाधान होगा कि उसको अपनी समस्या पता चलेगी, तो फिर वो खोजना शुरू करेगा ये समस्या क्यों है, किसने पैदा किया, किसकी वजह से ये समस्या बढ़ती जा रही है, कौन लोग हैं जो हमारी समस्या बनाकर रखना चाहते हैं। तो जो दूसरी समस्या है कि उसका दोस्त कौन है और उसका दुश्मन कौन है, ये नहीं पता है, ये दूसरी समस्या का भी समाधान हो जाएगा अगर ओबीसी को उसकी समस्या पता हो जाए और दोस्त और दुश्मन की जानकारी हो जाए। तो इस देश में ओबीसी का हक अधिकार कोई रोक नहीं सकता है, किसी के पास इतनी औकात नहीं। मगर ये पता नहीं होनी चाहिए, इसके लिए ही सारी साजिश हो रही। ये नहीं पता होना चाहिए, इसके लिए ही देश में सारी साजिश हो रही। अगर आप देश में चर्चा का विषय देखें टीवी और अखबारों में, तो देश में चर्चा का विषय या तो हिंदू मुसलमान होता है या तो भारत पाकिस्तान होता है। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि ये हिंदू मुसलमान पर लोग इतना चर्चा करने के लिए क्यों इंटरेस्ट है? औरंगजेब के बारे में चर्चा होनी चाहिए, अकबर के बारे में चर्चा होनी चाहिए, बाबर के बारे में चर्चा होनी चाहिए, दुनिया भर के मुगल बादशाहों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इस देश का इतना बड़ा तबका ओबीसी 52% जो है, उसको इस देश में हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं, इसके बारे में देश में कोई चर्चा नहीं होना चाहिए। और देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसके बारे में साइलेंट रहता है, कभी कुछ नहीं बोलता। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या कभी हम लोगों ने सोचा ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि ओबीसी को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए, केवल इसलिए ऐसा नहीं किया जा रहा। फिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि 3.5% ब्राह्मण इस बात को जानते हैं कि जिस ओबीसी के दम पर हम देश की सत्ता और व्यवस्था में काबिज हैं, जिस दिन वो ओबीसी समाज जागृत हो जाएगा, हमारी सत्ता और व्यवस्था खत्म हो जाएगी, ये उनको पता है। इस देश में तमाम प्रकार का मूवमेंट चलाने वालों को ये बात नहीं पता है। ओबीसी का संगठन और ओबीसी का आंदोलन चलाने वालों को भी ये बात नहीं पता है। लेकिन ये बात उन लोगों को पता है जो ओबीसी का हक खाकर और ओबीसी का ही सपोर्ट लेकर
बैठे हुए हैं सत्ता, उनको पता है। और इसलिए वो कभी नहीं चाहते कि ओबीसी जागृत होना चाहिए। और अगर जागृत नहीं होने देना है तो कुछ लोग तो हम लोगों जैसे लगे ही हैं जो यही चर्चा करवाने पर लगे हैं कि देश में और कोई चर्चा नहीं होगी, यही चर्चा होगी कि ओबीसी को हक अधिकार क्यों नहीं मिला, यही चर्चा होगी। हमारे जैसे बहुत सारे लोग लगे कि देश में और कोई चर्चा नहीं होगी, यही चर्चा होगी कि देश में ओबीसी को अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, यह चर्चा होगी। ब्राह्मण को लगता है ये तो बड़ा खतरनाक चर्चा है। अगर ये चर्चा देश में होगी कि ओबीसी को हक अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, तो इसकी जड़ें कहां तक जाएंगी? इसकी जड़ें अंग्रेजों तक नहीं रुकेंगे, इसकी जड़ें मुगलों तक नहीं रुकेंगे। जब इस बात की चर्चा शुरू होगी देश में कि ओबीसी को हक अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है, तो अंग्रेजों और मुगलों के पहले इस देश में जो आज की तारीख में ओबीसी है, उनको शूद्र किसने लिखा? मनुस्मृति जैसे ग्रंथ लिखकर उनको पढ़ने लिखने के अधिकार से, धन संपत्ति रखने के अधिकार से, बोलने सुनने के अधिकार से, कुर्सी पर बैठने तक के अधिकार से रोकने का काम किसने किया? चर्चा तो वहां तक जाएगी। और चर्चा वहां तक जाएगी तो जो आज हमारे दोस्त बने हुए हैं, हमें यह समझ में आएगा कि इनके पूर्वजों ने तब मनुस्मृति लिखकर हमें रोका और आज ये सत्ता और व्यवस्था में बैठकर आज हमें रोकने का काम कर रहे हैं। तो देश में बहुत बड़ा आंदोलन पिछड़े वर्ग के लोगों का खड़ा हो गया। ये जो ब्राह्मणवाद का तंबू खड़ा है ना, इस तंबू का जो सबसे मजबूत बंबू है वो ओबीसी है। ये जो ब्राह्मणवाद का तंबू है, इस तंबू का जो सबसे मजबूत बंबू है वो ओबीसी। और अगर ओबीसी का बंबू उखड़ गया तो ब्राह्मणवाद धड़ाम से नीचे आ जाए, और जो जितना ऊपर से गिरता है उसको चोट भी उतना ज्यादा लगती है। तो जब ओबीसी का बंबू हटेगा तो ऊपर जो बैठा है वो नीचे आएगा, तो उसके परखच्चे उड़ जाएंगे, पता नहीं चलेगा कहां चला। ये बात उनको पता है, हमको नहीं पता है। इसलिए वो चाहते हैं इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो कभी भारत पाकिस्तान पर चर्चा करवाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान पर चर्चा कराते हैं, कभी औरंगजेब पर चर्चा कराते हैं, कभी खालिस्तान पर चर्चा कराते हैं। वो ऐसी ऐसी चर्चा कराते हैं और उस चर्चा में ओबीसी के लोगों को व्यस्त रखने का काम करते हैं। आज ओबीसी के लोगों को दुनिया भर की जानकारी है, अपने बारे में जानकारी नहीं है, बाकी दुनिया भर की जानकारी है। अगर किसी ओबीसी के आदमी को पूछो मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या, मैं तो पूछता रहता हूं, यहां भी पूछ लूंगा तो बहुत लोगों का हाथ नहीं उठेगा, तो मैं तो पूछता रहता। ओबीसी की बड़ी बड़ी सभाएं भी मैं लेता हूं, उसमें भी पूछता रहता कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या, तो लोग हमारा चेहरा देखते हैं। जैसे हमने अमेरिका यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाली कोई किताब उनसे पूछ लिया है, इतनी कठिन बात पूछ लिया है कि वो हमारा चेहरा देख रहे हैं कि हमने क्या पूछ लिया है। अरे हम सिंपल इतना पूछ रहे हैं, जिस मंडल कमीशन के लागू होने से आपको रिजर्वेशन मिला, क्या आपने उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ा? तो चेहरा देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं नहीं पढ़ा इसलिए चेहरा देख रहे हैं। तो हम पूछते देखा, फिर चेहरा देखते, ना पढ़ा ना देखा। अगर उनसे ये पूछो कि रूस और यूक्रेन का युद्ध किसने बंद करवा दिया, वो जानकारी है, क्योंकि जानकारी दी गई, उसकी जानकारी है, दुनिया की जानकारी है, देश की जानकारी है,
जो जानकारी उनको दी जा रही है वो जानकारी उनके पास में है, मगर ये जानकारी उनके पास नहीं जानी चाहिए, इसकी पूरी खबरदारी ली जा रही है कि इस जानकारी को रोका जाए। और इसलिए ये जानकारी रोकने का काम वो लोग कर रहे हैं जो ओबीसी के हक अधिकारों पर बैठे हुए हैं। शेड्यूल ट्राइब के लोगों को संविधान लागू होने के साथ 7.5% रिजर्वेशन मिल गया। शेड्यूल कास्ट के लोगों को 15% रिजर्वेशन मिल गया। अगर उसी समय ओबीसी के लोगों को भी 52% रिजर्वेशन मिल जाता तो शेड्यूल ट्राइब का 7.5%, शेड्यूल कास्ट का 15% और ओबीसी का 52%, टोटल कितना हो जाता? 74.5%। तो ब्राह्मण कैसे कब्जा कर लेते? आज जो ब्राह्मणों की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा है, वो कब्जा ब्राह्मणों का कैसे रहता अगर एससी एसटी के साथ ओबीसी को भी उनका अधिकार मिल गया होता तो ब्राह्मणों का कब्जा देश की सत्ता और व्यवस्था पर नहीं रहता। और आज भी अगर एससी एसटी को अधिकार मिला हुआ है, अगर ओबीसी को भी पूरा अधिकार मिल जाए तो जो ब्राह्मणों का कब्जा है वो कब्जा नहीं होता। शरद यादव जी पार्लियामेंट में थे तो उन्होंने कार्मिक मंत्रालय भारत सरकार को पूछा कि कितने कितने कौन कौन लोग सरकारी नौकरियों में, तो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने लिखकर दिया क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों में 79.2%। 79.2% मतलब लगभग 80% ब्राह्मण और ऊंची जाति के। अगर ओबीसी को हक मिला होता तो 80% कैसे रहते? तो ओबीसी को हक क्यों नहीं देना चाहते? घोड़ा और घास की दोस्ती हो सकती है, हो सकती है। शेर और बकरी की दोस्ती हो सकती है, नहीं हो सकती है। मगर ओबीसी के लोग वही दोस्ती किए। जैसे घोड़ा घास की दोस्ती नहीं हो सकती, शेर बकरी की दोस्ती नहीं हो सकती, मगर वही दोस्ती कर। अरे जब घोड़े को भूख लगेगा तो दोस्त थोड़े ही समझेगा, फिर तो घास को खाएगा। तो आप वो दोस्ती क्यों कर रहे हैं? वो दोस्ती करने से वजह से समस्या है, और वो दोस्ती इसलिए कर रहे हैं कि ओबीसी को पता ही नहीं उसे क्या मिला है, उसको ये भी नहीं पता उसको क्या मिलना चाहिए। जब संविधान का ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन पास किया गया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को सेफगार्ड देंगे, ओबीसी समाज के लोगों को सेफगार्ड देंगे। ये कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया, और बाद में नहीं दिया, बाद में देने से इनकार कर दिया। तो ऐसा क्यों कर दिया? ब्राह्मणों को लगा शेड्यूल कास्ट को 15%, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% और ओबीसी को भी अगर 52% मिल जाएगा तो 74.5% हर जगह ये हो जाएंगे। जब 75% लगभग ये हो जाएंगे, ब्राह्मण का कब्जा आजाद भारत पर कैसे होगा? सारे ब्राह्मण तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन ब्राह्मणों की ये इच्छा थी कि आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा होना चाहिए। लेकिन अगर ये 74.5% उस समय लागू हो जाता तो आजाद भारत पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं हो सकता था। तो ब्राह्मणों ने अपने कब्जे के लिए ओबीसी की बलि चढ़ा दी। ब्राह्मणों को लगा एक तो 74.5% ये प्रशासन में चले जाएंगे रिजर्वेशन मिलते, अगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला तो ये पार्लियामेंट में भी उतने चले जाएंगे। और इतना ही मामला नहीं है,
शेड्यूल कास्ट रिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब रिजर्व कैटेगरी, और अगर उसी समय ओबीसी भी रिजर्व कैटेगरी हो जाता। आज ओबीसी एससी एसटी के लोग यहां क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि सब रिजर्व कैटेगरी में है और सबकी समस्याएं एक जैसी, इसलिए तो यहां बैठे हैं। ब्राह्मणों ने सोचा अगर इस शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिला, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन मिला और ओबीसी को भी रिजर्वेशन दे दिया गया, तो ये तीनों एक साथ बैठने लगे। क्यों? क्योंकि तीनों के अधिकार एक समान होंगे तो तीनों की समस्याएं भी एक समान होगी, और ये तीनों एक साथ बैठेंगे तो ये 74-75% लोग एक साथ बैठेंगे, और अगर ये एक साथ बैठेंगे तो ये कहेंगे कि हम ही अपनी सरकार बनाए, हम ही अपनी सरकार बनाएंगे, हमारी संख्या इतनी है। और माइनॉरिटी के लोग तो पहले से भी इनके साथ खड़े थे और बाद में भी इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो 15% और उसमें जुड़ जाएगा, तो ये 85% लोग ये एक साथ खड़े हो जाएंगे। और अगर 85% लोग एक साथ खड़े हो गए और 85% का 50% लोगों ने भी अगर इकट्ठा होकर के वोट करने का काम किया तो इस देश में ब्राह्मणों की सरकार नहीं आएगी। ये बात उस समय के ब्राह्मणों को समझ में आ रही थी। ऐसे ही नहीं रोका, सोच समझ कर रोका कि इनको इकट्ठा नहीं होने देना। अच्छा, जब ओबीसी को नहीं मिलेगा तो फिर ओबीसी ब्राह्मण के साथ खड़ा हो जाए। क्यों? अरे तुम बेरोजगार पड़े हो, तुमको नौकरी नहीं मिल रही है, अरे सब तो रिजर्व कैटेगरी वाले ले जा रहे हैं, एससी एसटी के लोग सब नौकरी लेके जा रहे हैं, तुमको कहां से मिलेगी? लड़ो रिजर्वेशन के खिलाफ। तो रिजर्वेशन के खिलाफ लड़ने वाली फौज ओबीसी मिल जाए। बहुत दिन तक फौज के रूप में इस्तेमाल किया गया ओबीसी का, क्योंकि ओबीसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं था। तो ब्राह्मण तो कहता था ये हजारों साल से दबाए गए, इनको मिलना चाहिए, और ओबीसी से कहता था तुम रिजर्वेशन का विरोध करो। खुद अच्छा बना रहता था और ओबीसी को आगे करके विरोध करवाता। ये तो बहुत दिन तक चला। तो ये सारा सोच समझकर किया गया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब एडल्ट फ्रेंचाइज की लड़ाई जीती, उसके पहले से एडल्ट फ्रेंचाइज की चर्चा शुरू हो गई थी लंदन में, तो ये ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा संकट था। वोट का अधिकार ये ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा संकट था। ब्राह्मण नहीं चाहते थे कि इस देश में सबको वोट का अधिकार मिले, ये बहुत बड़ा संकट था। और ब्राह्मण बहुत चिंता में हो गए कि जब सबको वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा तो हम 3.5%, सबको वोट डालने का अधिकार मिलेगा तो हम 3.5% लोग, हम लोग कैसे देश की सत्ता पर काबिज होंगे? ब्राह्मणों के सामने बहुत बड़ा संकट था। इस संकट का समाधान करने के लिए ब्राह्मणों ने कई प्रकार के काम किए। ब्राह्मणों ने हिंदू महासभा बनाई। जो ब्राह्मण ये चाहते थे, जो ब्राह्मण ये कहते थे हम हिंदू नहीं हैं, उन ब्राह्मणों ने हिंदू महासभा बना लिया, उन ब्राह्मणों ने आरएसएस बना लिया। और ये अपने आप नहीं बन गया, ये कांग्रेस के लोगों ने बनवाया। ये मैं काल्पनिक नहीं कह रहा। एक दौर में कांग्रेस और हिंदू महासभा के अधिवेशन एक ही पंडाल में होते थे। कांग्रेस का खत्म हुआ, उसी पंडाल में हिंदू महासभा का अधिवेशन। दोनों के पदाधिकारी भी रहते थे। हेडगेवार जिन्होंने आरएसएस बनाया वो कांग्रेस में थे। तो ब्राह्मणों ने कई मोर्चे खोले। ब्राह्मणों को लगा अगर सत्ता में आना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि अल्पसंख्य बनके तो सत्ता में नहीं आया जा सकता। अपने ओबीसी एससी एसटी के लोगों को यह बात आज तक समझ में नहीं आई कि अल्पसंख्यक रहकर सत्ता में नहीं जाया जा सकता,
बहुसंख्यक बनना पड़ेगा सत्ता में जाने के लिए। अपने लोगों को नहीं समझ में आता। अगर समझ में आता तो जाति जाति का संगठन नहीं चलाता। अगर यह बात समझ में आता कि अल्पसंख्यक बन के सत्ता में नहीं जाया जा सकता तो जाति जाति का संगठन नहीं चलाता। अगर हमारे ऊपर अन्याय होता तो हम क्या कहते हैं? कुर्मी के ऊपर अन्याय हो गया, यादव समाज के ऊपर अन्याय हो गया, ऐसे तो बोलते हैं। तेली समाज के ऊपर हो गया, साहू समाज के ऊपर हो गया, माली समाज के ऊपर हो गया, ऐसे तो बोलते हैं, ऐसे तो लड़ते हैं। और ब्राह्मण के साथ अगर कुछ हो जाए तो कहता करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान हो गया। आप कह रहे हो हमारी जाति के साथ अन्याय हो गया, वो कह रहा करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान हो। उसको ये समझ में आता है ब्राह्मण का मुद्दा खड़ा करेंगे तो 3.5% और अगर हिंदू का मुद्दा खड़ा करेंगे तो 52% ओबीसी, ना समझ एससी, ना समझ एसटी, सब हमारे पीछे खड़े हो जाए तो हम बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये उसको समझ में आता, हमको आज तक, इसीलिए तो शासक नहीं बन पाए। अगर ये हमको भी समझ में आ जाता तो हम भी शासक बन जाते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हजारों जातियों में जो समाज बटा था उसको एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी 5 प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दिया, 4 प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बावजूद भी हम नहीं इसी बात करते, हम जाति जाति की बात करते हैं। और ब्राह्मण क्या बात करता है? कभी जाति का बात नहीं करता, उसको पता है। और अगर एकाध उसमें से जाति का बात करता है तो सारे ब्राह्मण उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तुम ब्राह्मण महासभा बनाए रहो, हम तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं देते। वो ध्यान ही नहीं देते, वो जानते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यक रह करके राज नहीं किया जा सकता है, लोकतंत्र में बहुसंख्यक बन के राज किया जा सकता है। संविधान ने कहा ओबीसी है, हम कहते कुर्मी है, तेली है, माली है। अरे भाई, संविधान ने कहा ओबीसी हो और हम कहते कुर्मी है, तेली है, माली है। और फिर इसका फायदा वही लोग उठाते। फिर हमारे तेली जाति की बाहुल सीट है तो तेली जाति का आदमी टिकट, यादव जाति का बाहुल है तो यादव जाति का आदमी टिकट, कुर्मी जाति की बाहुल सीट है तो कुर्मी जाति के आदमी को टिकट। फिर हमारा आदमी सीना चौड़ा कर लेता और कहता अब जाति का आदमी आ गया, जाति के सम्मान का मामला है, बिल्कुल एक वोट इधर उधर नहीं जाना। अरे मैंने पूछा भाई ये सम्मान कैसे जाग गया? कल तो खिलाफ में थे इस पार्टी के, कहा तब तक टिकट नहीं मिला था हमारी जाति को। तो हमने कहा तुम्हारी जाति को टिकट मिला, ये तुम्हारी जाति के सम्मान का मामला कैसे हो गया? तुम्हारी जाति की किसी पंचायत में उसको कैंडिडेट घोषित किया गया? बोला नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। फिर किसने दिया? पार्टी हाईकमान ने दिया। तो पार्टी हाईकमान किसका है? ब्राह्मणों का है। तो ब्राह्मणों ने तुम्हारे आदमी को टिकट दिया और तुमने अपना सम्मान का प्रतीक बना ली। और ब्राह्मण किसको टिकट देगा अपनी पार्टी में? वहां कंपटीशन चलता है, सबसे ज्यादा नंबर 1 कौन आएगा। किस चीज का कंपटीशन चलता है? तलुआ चाटने वाले में नंबर 1 कौन आएगा। लड़ाई लड़ने में, ओबीसी के अधिकार की लड़ाई लड़ने में जो नंबर 1 रहेगा उसको तो बहुत दूर कर दिया जाएगा, उसका तो नंबर नहीं आएगा टिकट के लिए। टिकट के लिए उसका नंबर आएगा जो चापलूसी करने में, तलुआ चाटने में नंबर 1 आएगा, उसका टिकट में नंबर आएगा। अब उसकी रीढ़ की हड्डी पहले ही खत्म कर दिया है, फिर तुमने उसको अपने स्वाभिमान का प्रतीक बना लिया और उसको जिताकर भेज दिया, फिर वो क्या करेगा? यही चीज SC ST के साथ भी रहा। 131 मेंबर आप पार्लियामेंट SC ST के जा रहे और इस लोकसभा में 130 के लगभग ओबीसी के लोग हैं जो जनरल सीट से गए। है किसी के पास रीढ़? किसी के पास रीढ़ नहीं। तो ब्राह्मणों ने लोकतंत्र लागू होने पर, वोट का अधिकार आपको मिलने पर क्या करना है, फिर भी आपको कैसे गुलाम बनाकर रखना है,
ये वोट का अधिकार लागू होने के पहले सोच लिया और उसकी व्यवस्था शुरू कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण जानते थे अरे इनको शूद्र कहा, इनको अछूत कहा, इनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया, इसके नाम पर कैसे वोट मांगे। ब्राह्मण तो जानते थे ना कि अगर मान लो ओबीसी के घर में गए और ओबीसी को कहा, मान लो अभी तेली जाति के लोग हैं, तो लिखा तेली जाति के बारे में क्या लिखा, इनका सुबह सुबह मुंह देखने से दिन बेकार हो जाता है। लिखा कि नहीं लिखा? किसने लिखा? किसी दूसरे ने लिखा? उन्होंने लिखा। अब अगर उसके पास जाए वोट मांगने कि भाई हमने आपके बारे में ऐसा ऐसा लिखा है, आप हमें वोट दे दो, बोलेगा हम तो खोज ही रहे थे कौन लिखा है, आ गया लिखा लो लाठी। तो वोट तो नहीं मिलेगा, पिटाई ऊपर से हो जाएगी। अगर वो कहे कि हमने तुमको शूद्र बनाया, तुमको अछूत बनाया, हमने मनुस्मृति में लिखा कि तुम्हारे कान में अगर शब्द पड़े तो शीशा पिघला कर डालेंगे, आंख से देख लो तो आंख फोड़ देंगे, उच्चारण करोगे तो जीभ काट लेंगे, हमने लिखा हमें वोट दे दो, इससे तो वोट नहीं मिलेगा। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हम हिंदू नहीं। और इसीलिए दयानंद सरस्वती ने जब संगठन बनाया तो हिंदू नाम का संगठन नहीं बनाया, हिंदू समाज नहीं बनाया, आर्य समाज बनाया। कहा हम हिंदू नहीं है। और इतना ही नहीं कहा ये हिंदू मुगलों के द्वारा दिया गया शब्द है, हमारा है ही नहीं, और ये गाली है। जब मुगलों ने जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों ने मुगलों का महल घेर लिया दिल्ली में और कहा हम नहीं देंगे, हम हिंदू नहीं। जो ब्राह्मण कहते थे ये गाली है, हम हिंदू नहीं है, वो ब्राह्मण आज कह रहे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन्होंने हिंदू महासभा बना लिया, उन्होंने आरएसएस बना लिया। क्यों बना लिया भाई? हमको आपको मूर्ख बनाने के लिए बना लिया। वो गाली खाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। और उन्होंने जिसको गाली कह रहे थे उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और हमारे गली मोहल्ले में आ गए और बोला गर्व से कहो हम हिंदू। हमारे लोग नेता विहीन थे, कोई तो आया कहा गर्व से कहो हम हिंदू है, और वो आदमी आ गया जो मुंह नहीं देखना चाहता था, जो परछाई पड़ने से भागता था, जो छुआ नहीं खाता था, जो बनाया नहीं खाता था, जो अछूत घोषित किया था, जो नीच घोषित किया था, जो अपने को बड़ा मानता था, वो आ गया मोहल्ले में और कहने लगा तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई। अरे हमारे आदमी की तो समझो कि एकदम से क्या नहीं मिल गया उसको। अरे जो आदमी अपने को बड़ा समझता था, ऊंचा समझता था, हमको नीचा समझता था, वो आ गया और कहने लगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम भी हिंदू तुम भी हिंदू, हिंदू हिंदू भाई भाई। हमारा आदमी खड़ा हो गया उसके पीछे, कहा ये आ गया नेता हमारा आ गया, और उसके पीछे खड़ा हो गया। खड़ा तो हो गया, खड़ा हो गया तो जो 3.5 था उसको एससी का समर्थन मिल गया, उसको एसटी का समर्थन मिल गया, उसको ओबीसी का समर्थन मिल गया। तो जो अल्पसंख्यक था वो बहुसंख्यक हो गया। और फिर उसने क्या कहा? जो अल्पसंख्यक था वो बहुसंख्यक हो गया। फिर उसने क्या कहा? उसने कहा लड़ाई ये मुसलमान अल्पसंख्यक है, इनसे ये बहुसंख्यक बनने की कोशिश कर रहे हैं। कहा ये 14 बच्चा पैदा कर रहे हैं। काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं, कहते हैं ऐसा। कहा 14 कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश पर मुसलमान इतनी संख्या में बच्चा पैदा कर देंगे कि एक दिन मुसलमानों का देश पर कब्जा हो जाएगा। अपना आदमी प्रेम से एकदम उसका उमड़ रहा था, जब हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगा तो इतना प्रेम उमड़ गया था। किसके ऊपर प्रेम उमड़ गया? जो परछाई नहीं पड़ने देता था, जो प्लेट अगर कुत्ता चाट ले तो पवित्र है, लेकिन हमारा आदमी छू ले तो घर के बाहर चला जाता था। उस आदमी से इतना प्रेम उमड़ गया और हमारा आदमी तुरंत समझ गया कि देश पर मुसलमानों का कब्जा नहीं होना चाहिए, इसलिए ले लो वोट, सारा वोट ले लो हम आपके साथ।
और ये समझ ही नहीं पाया। देखिए हम कितना समझदार हैं। उन्होंने हमको समझाया कि एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में। कब होगा? और जब पैदा करते करते बढ़ा ले जाएंगे 400-500 साल में, तभी तो होगा, तब कब्जा हो जाएगा। इसको रोकना है। हमारा आदमी समझ गया रोकना है, तो 3.5% वाले को सपोर्ट कर दिया। कितना समझदार हो भाई। 500 साल बाद के कब्जे को रोकने के लिए आज आपने उनको सपोर्ट कर दिया जो हजारों साल से आपको गुलाम बनाकर रखे थे, उनको सपोर्ट कर दिया, और जो संविधान में आपको अधिकार मिले थे वो लागू ना होगा, क्योंकि आपने तो उनको सपोर्ट कर दिया जो आपको अधिकार वंचित कर रहे थे। और ये छोटी सी बात नहीं समझ पाए। छोटी सी बात क्या है? अरे मुसलमान पैदा करते करते 500 साल में जब पैदा कर लेंगे ज्यादा, तब कब्जा करेंगे। इसका मतलब ज्यादा वालों का कब्जा होता है। मतलब यह है कि ज्यादा वालों का कब्जा होता है। अब ज्यादा वालों का कब्जा होता है तो ओबीसी, एससी, एसटी के लोग तो आज ही ज्यादा है, नहीं है? तो अपना कब्जा क्यों नहीं कर लेते? ये छोटी सी बात नहीं समझ पाए। ये छोटी सी नहीं समझ पाए कि वो कह रहा है कि मुसलमान पैदा करते करते जब ज्यादा हो जाएंगे तब कब्जा कर लेंगे। तो ज्यादा होने से कब्जा होता है तो हम तो आज ही ज्यादा है, हम ही कब्जा क्यों नहीं कर लेते? ये छोटी सी बात रहे। और ये कब्जा करवाने में मुसलमान मदद करने के लिए तैयार है। सबसे खास बात यह है कि ये कब्जा करवाने में ओबीसी, एससी, एसटी के लोग देश की सत्ता पर कब्जा करें, इसके लिए तो मुसलमान मदद करने के लिए तैयार है। अरे मुसलमानों ने तो नीच नहीं बनाया, मुसलमानों ने अछूत नहीं बनाया, मुसलमानों ने मनुस्मृति नहीं लिखी। लेकिन ब्राह्मण जानते हैं कि अगर मुसलमानों से इनकी दुश्मनी नहीं होगी तो ये असली दुश्मन को पहचान ले, इसलिए उनसे दुश्मनी इनकी चलती रहेगी तो असली दुश्मन दोस्त बना रहे। तो ब्राह्मणों ने उस समय 2 काम किए, 3 काम किए। एक काम किया, हिंदू महासभा बनाया और हिंदू के नाम पर हमारे घरों में घुसने लगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तुम भी हिंदू, हम भी। दूसरा काम किया, जो अंग्रेज जाति के आधार पर गिनती करते थे उस गिनती को रोक दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर जाति के आधार पर गिनती होती रही तो हर 10 साल में यह आंकड़ा निकल कर आएगा कि ब्राह्मण 3.5% है और ओबीसी 52%। अब एक बार ओबीसी के दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, 2 बार नहीं जलेगी, 3 बार नहीं जलेगी, 4 बार नहीं जलेगी, 5 बार नहीं। एक दिन तो ऐसा आएगा कि उसके दिमाग में आएगा कि अरे यार ये 3.5, हम 52, ये 3.5 वाला बार बार प्रधानमंत्री बने जा रहा है और हम 52 वाले इसके पिछलग्गू बने हुए हैं। तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ा खतरनाक काम है जाति जनगणना का। अगर ब्राह्मणों को आजाद भारत में सत्ता में बने रहना है तो जाति जनगणना रोकना पड़ेगा। और जाति जनगणना रोक दिया और हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के साथ ओबीसी को गिनना शुरू कर दिया। जैसे हमारे पास 52 रुपया है, आपके पास 3.5 रुपया है, लेकिन जब बैंक में खाता खोला गया तो 3.5 वाले को खाता खोल दिया गया हिंदू के नाम पर और 52 वाले को उसमें जमा कर दिया गया। कहा तुम जमा कर सकते हो, निकालने का अधिकार तुम्हारे पास में नहीं है, तो हम तो जमा हो गए। हम हिंदू के नाम पर 3.5 वाले के खाते में जमा हो गए ओबीसी के लोग। हमारी सेपरेट आइडेंटिटी खत्म हो, हमारी सेपरेट आइडेंटिटी ही नहीं बनी, उसको खत्म कर दिया गया। हमको 3.5 वाले के खाते में जमा कर दिया गया, हम उसकी पूंजी बन गए। अरे हमें अपनी पूंजी बनना चाहिए था, लोकतंत्र में हम 52% थे, हम उसकी पूंजी बन गए और उसको सत्ता में पहुंचाते रहे। ये काम कांग्रेस और हिंदू महासभा के ब्राह्मणों ने मिलकर किया। फिर ब्राह्मणों को समझ में आया कि इस देश में कोई ना कोई तो अपोजिशन बनेगा।
अगर वो अपोजिशन SC ST OBC के लोगों का बन गया तो भी बड़ा खतरा पैदा हो जाए। तो अपोजिशन नहीं बनना चाहिए। तो अपोजिशन नहीं बनना चाहिए तो कांग्रेस से ही हेडगेवार जैसे ब्राह्मणों ने निकलकर RSS बनाया, फिर जनसंघ बनाया और फिर भारतीय जनता पार्टी बनी और उसको विस्तारित करने में पूरी मदद कांग्रेस के लोगों ने किया। ये हिंदू एक ने फिर एक हो गई सेकुलर। आप बाबा साहब के समय की डिबेट पढ़ो, गांधी जी और बाबा साहब की, तो गांधी जी क्या कह रहे हैं? ये रिजर्वेशन इनको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इनको रिजर्वेशन मिलेगा तो हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। कौन कह रहा? गांधी जी कह रहे हैं। मुसलमान भी नहीं जानते, मुसलमान गांधी जी को सेकुलर मानते हैं। और गांधी जी कह रहे हैं कि अछूतों को अधिकार इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये अधिकार मिल जाएगा तो हिंदू समाज विभाजित हो जाएगा। आज जो RSS वाले हिंदू हिंदू कह रहे हैं, तब कांग्रेस वाले हिंदू हिंदू कहते थे। तब कांग्रेस वाले हिंदू हिंदू कहते थे, आज जो RSS वाले कह रहे हैं। लेकिन जब लोकतंत्र आ गया तो फिर एक ने कहा अब हम सेकुलर सेकुलर कहेंगे, और दूसरे को कहा तुम हिंदू हिंदू कहो। तो जो हमारे पास नहीं आएंगे सेकुलर के नाम पर, वो तुम्हारे पास चलेंगे। अगर हम कभी सत्ता से गए तो तुम आ जाना। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के, मैं काल्पनिक नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस वाले कहते हैं हम सेकुलर है, राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी का है, कहते। मैं अयोध्या का रहने वाला हूं इसलिए आपको भी बता रहा। तो अयोध्या में मूर्ति रखवाने का काम किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। राजीव गांधी तो बाद में, उन्होंने ताला खुलवाया। मूर्ति रखवाने का काम जवाहरलाल नेहरू ने किया, ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया, और गिरवाने का काम नरसिम्हा राव ने किया उनकी सरकार में, कांग्रेस की सेंटर में। काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं। विनय कटियार जो उस समय बजरंग दल के अध्यक्ष थे, उनका अभी लेटेस्ट बयान है, जब मंदिर बन रहा था, कि प्रधानमंत्री जी ने पूछा काम हो गया। तो दोनों मिलकर क्या चाह रहे थे कि सेकुलर और कम्युनल की राजनीति देश में होनी चाहिए। ये जो राजनीतिक लाइन ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खींची थी कि इस देश में शोषित वंचित समाज जो है, जो गैर ब्राह्मण है। पंजाब राव देशमुख ने एक गैर ब्राह्मणों की पार्टी भी बनाई थी, ब्राह्मणेतर समाज पार्टी। तो एक राजनीति जो ज्योतिबा फूले ने शुरू किया था, साहू महाराज और बाबा साहब अंबेडकर तक। बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं शेर और बकरी एक साथ नहीं रह सकते, चींटी और हाथी एक साथ नहीं रह सकते, सांप और नेवला एक साथ नहीं रह सकते। हमारे चेतावनी देते हैं कि हमारे समाज के लोगों, अगर संगठन बनाना, पार्टी बनाना, उसमें इन लोगों को शामिल मत करना, नहीं तो ये तो आपका फायदा लेकर आगे चले जाएंगे, आपका कुछ नहीं हो। एक ब्राह्मणेतर लाइन जो चल रही थी कि इस देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव के आधार पर जो व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था बनाने वालों के खिलाफ में खड़े होना है। ये जो लाइन चल रही थी, इस लाइन को खत्म करने के लिए देश में सेकुलर और कम्युनल की लाइन ब्राह्मणों के द्वारा निर्माण की गई। फिर ब्राह्मणों को लगा कि कहीं ये मार्क्स की विचारधारा भारत में ना आ जाए, और कहीं ये विचारधारा देश के मूल निवासियों के हाथ में ना लग जाए, क्योंकि मार्क्स की विचारधारा जो है वो गरीबों की विचारधारा है, मजदूरों की विचारधारा है। कहीं वो आ जाए, वो इनके हाथ में लग जाए तो भी इनका विकल्प खड़ा हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए भी आप जितने कम्युनिस्ट पार्टियां बनाई वो ब्राह्मणों ने। आज भी जितनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उसके जो कर्ता धर्ता है वो ब्राह्मण है। सब ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया, सोचा इनको आने ही नहीं देना। तो ये काम ब्राह्मण कर रहे थे, तो हमारे महापुरुष भी इस काम को समझ रहे थे। इसलिए हमारे महापुरुष क्या कोशिश कर रहे थे? SC ST OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा किया जाए, और इसलिए बाबा साहब लगातार OBC का मुद्दा उठा रहे थे। संविधान में आर्टिकल 340 रखने के बाद नेहरू आयोग नहीं बना रहे थे, तो इसके लिए इस्तीफा देने का काम किया।
लखनऊ में जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सम्मेलन चल रहा था तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मिलने के लिए ओबीसी के लोग गए और ओबीसी के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि बाबा साहब अंबेडकर आप जैसा नेतृत्व शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला, इसलिए उनको अधिकार मिल गए। हमारे पास ऐसा कोई नेतृत्व नहीं है, हम लोग चाहते हैं आप हमारा भी नेतृत्व करें। तो ओबीसी के लोगों को जवाब देते हुए सभा में भाषण के समय बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोग एक साथ आ गए उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में गर्व महसूस करें। और गोविंद वल्लभ पंत कोई अरे गहरे ब्राह्मण नहीं थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिनके बारे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा। तो बाबा साहब कोशिश कर रहे थे कि इनको इकट्ठा होना चाहिए। जब बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया तो आर्यल चंदापुरी जी बिहार के जो ओबीसी के नेता थे बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के, वो आए बाबा साहब के पास और बाबा साहब को कहने लगे कि बाबा साहब आप बिहार आइए, हम आपकी रैली बिहार में कराएं। और बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के बैनर पर बाबा साहब को मुख्य अतिथि बनाया और एक माइनॉरिटी के व्यक्ति से अध्यक्षता करवाया और बड़ी रैली बिहार में लगा दिया पटना में गांधी मैदान। बात नेहरू को पता चली, वो तोड़ना चाहते थे हमारी एकता, हमारे महापुरुष इकट्ठा करना चाहते थे। नेहरू को पता चली, नेहरू ने अपने आदमी को चंदापुरी जी के पास भेजा जो कि ओबीसी समाज के थे, उनका संगठन चलाते थे। उनके पास भेजा और उनको कहा आपको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया। तो चंदापुरी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बुलाया है मगर हमारे पास कहां समय है, हम तो बाबा साहब के रैली की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। तो उस आदमी ने नेहरू जी को कांटेक्ट किया और कहा वो तो कह रहे समय नहीं है। तो कहा उनसे पूछिए कि रैली कराने के बाद आएंगे क्या। नेहरू जी को लगा होगा कि लोग रैली करा के भीड़ दिखा के ताकत दिखा के बड़ा आदमी बनने के बाद बड़ा मंत्री पद लेने के लिए आ जाएंगे। तो चंदापुरी जी ने कहा ना अब आऊंगा और ना तब आऊंगा, ना पहले आऊंगा और ना बाद में आऊंगा, क्योंकि चंदापुरी जी जानते थे कि नेहरू जी क्या चाहते हैं कि हम और डॉक्टर अंबेडकर एक साथ ना आए, ये चाहते हैं। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, उन्होंने कहा, चंदापुरी जी ने कहा ना अब आऊंगा ना तब आऊंगा, ना पहले आऊंगा ना बाद में आऊंगा। नेहरू को लगा ये तो लालची नहीं लग रहा, नहीं तो आज के समय, अच्छा आज के समय में किसी को अगर प्रधानमंत्री का चपरासी टेलीफोन कर दे, आने की छोड़ो टेलीफोन कर दे वहां से चपरासी और कहे अरे नेताजी आपको प्रधानमंत्री जी याद कर रहे हैं, तो चप्पल नहीं पहनेगा, भाग जाएगा। तो रैली, फिर नेहरू जी ने सोचा अब क्या होगा, तो रैली पर पत्थर फेंकवा दिया, रैली फेल करवाने के लिए। तो हमारे महापुरुष इकट्ठा करना चाहते थे और वो तोड़ना चाहते थे। हमारे महापुरुष इकट्ठा होना चाहते थे और वो तोड़ना चाहते थे। इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इसलिए उन्होंने जाति आधारित जनगणना रोकने का काम किया, इसलिए उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन रोकने का काम किया, क्योंकि अगर ये मिल जाएगा तो ये इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा नहीं होने देना। 1951 में नेहरू जी ने रोका, 1961 में फिर नेहरू जी ने रोका, 1971 में इंदिरा जी ने रोका, 1981 में फिर इंदिरा जी ने रोका, 91 में नरसिम्हा राव ने रोका और फिर 2001 में अटल जी ने रोका। अगर कांग्रेस एक पार्टी थी, बीजेपी एक पार्टी थी, दोनों लड़ रहे थे, दोनों अपोजिशन में थे, तो अगर एक ने रोका तो दूसरे को करवाना चाहिए था। मगर अब तक कांग्रेस रोक रही थी और 2001 में जब जनगणना का समय आया तो अटल जी ने रोक दिया, और 2011 में जब समय आया तब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। हम लोगों ने सोचा कि इस बार कोई ब्राह्मण नहीं है, कम से कम जब जब जनगणना हो रही थी ब्राह्मण ही रहता था, होने नहीं देता था। तो 2009 में हम लोगों का अधिवेशन जयपुर में था, राजस्थान में। वहां से यह तय किया गया कि अब जाति जनगणना को लेकर बड़ा आंदोलन किया जाए।
और हम लोगों ने पर्चे छापे, उसमें लिखा देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। और वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में 51,000 कार्यक्रम पूरे भारत में किए गए और वो पर्चा हर ओबीसी के नेता के यहां भेज दिया। क्यों भेजा गया? पढ़ेगा तो बोलेगा। तो लोग पढ़े, जानवरों की होती है, ओबीसी की नहीं होती। पढ़े तो लोग बोले पार्लियामेंट में, और यही चीज बोले। कोई कहा गाय बैल की गिनती करते हो, हमारी नहीं करते। तो किसी ने कहा जानवरों की करते हो, हमारी नहीं करते। यही बात बोला लोगों ने, जो बात हम लोगों ने पर्चे में छापा था वही बात बोला, और इसका नतीजा ये रहा, सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर आ गया और मनमोहन सिंह जी सामने आए और मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम करें। लोगों को लगा हो जाए। कांग्रेस वालों ने कहा होगा अरे नेहरू जी ने नहीं किया, इंदिरा जी ने नहीं किया, किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अरे कांग्रेसी तो छोड़ो, अटल जी ने भी नहीं किया। अरे तुम ही सबसे ज्यादा विद्वान आदमी हो, तुम काहे के लिए कर रहे हो? तो कहा ये जिम्मेदारी प्रणब मुखर्जी देखे। प्रणब मुखर्जी और पी चिदम्बरम को लगा दिया उस काम में कि ये जनगणना का मामला आपको निपटाना है। उन्होंने निपटा दी। 2011 की जनगणना के साथ ओबीसी की जनगणना नहीं हुई और ओबीसी को झुंझुना पकड़ाने के लिए कहा अलग से कर रहे हैं, और अलग से सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया और उसकी रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई। कहा इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसलिए इसको पब्लिश नहीं किया जा सकता। 2011 के बाद 2014 में मोदी जी आ गए इलेक्शन लड़ने के लिए और कहा कि हम पिछड़ी जाति से, हम चाय बेचने वाले हैं, हम नीच जाति के हैं, हमारा अपमान करते हैं लोग। ओबीसी के लोगों ने सोचा एक तो पिछड़ी जाति का, दूसरा इसका अपमान भी लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोगों का करते हैं ऐसा इसका भी कर रहे हैं। अपना आदमी है, हालात का मारा हुआ आदमी है, अगर इसको मौका मिलेगा तो जरूर कुछ करेगा। दावा भी मोदी जी ने ऐसे ऐसे किया कि 15-15 लाख खाते में डालेंगे, काला धन वापस लाएंगे। अभी कुछ दिन पहले खबर आई काला धन 3 गुना ज्यादा बढ़ गया। जो काला धन था विदेशों में 2011 में, अब वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है। तो लाने वाले थे, वो 3 गुना बढ़ गया। और फिर कहा 15-15 लाख डाल देंगे। कहा जो हवाई चप्पल पहन रहे हो हवाई जहाज में घूमे। अरे जो हवाई जहाज में घूम रहे थे उनको पार्लियामेंट में मुद्दा उठाना पड़ रहा है, हवाई जहाज का किराया बहुत बढ़ गया। अगर आप पार्लियामेंट की डिबेट देखें तो कई सांसदों ने आवाज उठाया कि किराया हवाई जहाज का बहुत बढ़ गया है, कंपनियों पर लगाम लगाई जाए। अरे जो पहले से चल रहे हैं वो परेशान हो गए, हवाई चप्पल वाले कैसे उड़ेंगे भाई? कहा किसानों की इनकम 2 गुना कर देंगे। किया कुछ नहीं मगर वोट ले लिया, और वोट ले लिया तो ओबीसी का आदमी ओबीसी के खिलाफ सारा काम। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे उनकी नियुक्ति को रोक दिया। ओबीसी की स्कॉलरशिप लगभग बंद कर दिया। बजट में विकास के लिए ओबीसी को कुछ नहीं दिया, और ओबीसी की जनगणना आज तक रोक कर रखा। 9 अप्रैल को हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन किया पूरे देश में जाति जनगणना को लेकर। लगातार दबाव बन रहा है। पहले कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे थे, पहले वो घुटने पर आ गए, उनको लगा कि अब ओबीसी का वोट लेना है तो बोलना पड़ेगा, तो राहुल गांधी बोलना शुरू किए। अब बीजेपी के लोगों को लगा कि हम 2024 के चुनाव में यार अल्पमत में आ गए, बैसाखी पर हमारी सरकार आ गई। उन्होंने अध्ययन किया ये बैसाखी पर क्यों आ गई। पता चला ये जो संविधान का मुद्दा उठा, जनगणना का मुद्दा उठा, इसकी वजह से आप बैसाखी पर आ गए। तो उन्होंने कहा कुछ करना पड़ेगा। फिर आरएसएस की मीटिंग हुई, और आरएसएस की मीटिंग के बाद मोहन भागवत ने यह बयान दिया कि जाति जनगणना के हम लोग विरोध में नहीं हैं, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर
एक दिन खबर आई कि मोहन भागवत जी दिल्ली पहुंच गए और मोदी से उनकी मीटिंग हो गई, और मीटिंग होने के बाद में ये बात घोषित कर दी गई कि कैबिनेट ने फैसला ले लिया है जाति जनगणना सरकार कराए। तो अपने लोग खुश हो गए। उसी दिन से झोला रख दिया, जो झोला लेके चल रहे थे जाति जनगणना का, उन्होंने रख दिया, बोला अब तो सरकार ने कह दिया अब तो हो जाए। क्योंकि अपने लोगों को हल्दी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो देख कर ही पीले हो जाते हैं। इनको दूर से दिखा दो ऐसे हल्दी देख लिया ये पीले हो गए, इनको लगाने की जरूरत नहीं है तो पीले हो गए। अभी हमारे तमाम लोग पीले हो, कोई कह रहा राहुल गांधी कराएंगे, कोई कह रहा बीजेपी कराएंगे, जो जिधर का है। टीवी पर श्रेय लेने की होड़ मची है, हम जाति जनगणना के समर्थक, ये जाति जनगणना का समर्थक। बिहार में चुनाव, तो हम लोगों ने कहा चलो जाति जनगणना करेंगे, ये घोषित किया तो तारीख तो बताओ। तो तारीख बताया तो कब का बताया पता है? मार्च 2027 में शुरू करें। तारीख बताया तो कब का बताया? मार्च 2027 में शुरू करें। तो अभी ये 2025 में जितने चुनाव होंगे इसमें फायदा मिलेगा, फिर 26 में जितने चुनाव होंगे उसमें फायदा मिलेगा, फिर 27 में जितने चुनाव होंगे उसमें फायदा मिलेगा, फिर करते करते जब पूरी होगी तब ना रिजल्ट आएगा, तब तक 29 का चुनाव भी आ जाएगा, उसका भी फायदा मिलेगा। फिर घोषित करना है कि नहीं घोषित करना बाद में देख लेंगे। तो ये जो साजिश है इसको समझने की जरूरत है। भेड़िया अगर बूढ़ा हो जाता है तो कहता है कि हम शाकाहारी हैं। भेड़िया जब बूढ़ा हो जाए, शिकार नहीं कर सकता है, तो क्या कहता है? शाकाहारी, हम शाकाहारी हो गए। बहुत पाप कर दिया, अब नहीं है, अब कोई शिकार नहीं, शाकाहारी। जो समझदार है वो नहीं जाता उसके पास, लेकिन जो मूर्ख जानवर है वो उसके पास चला जाता है। अरे भेड़िया शाकाहारी हो गया, बेचारा भूखे मर रहा है, अरे उसको कुछ खिला के आते हैं। अपने लोग पास दया बहुत ज्यादा है ना, उसको कुछ खिला के, अरे जैसे खिलाने गया तुम ही को खा लिया। वो गया खिलाने उसको दया करके और उसी को खा लिया। तो ये लोग क्या चाहते हैं? अब ये ढोंग कर रहे हैं, शाकाहारी हो गए, शाकाहारी हो गए, सामाजिक न्याय के पैरोकार हो गए, आरक्षण मिलना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। अपना आदमी कहेगा अरे बेचारे को वोट कौन देगा यार, यही तो जनगणना कराने जा रहा है, वोट दे दो। अब वोट दे दिया, जो है वो भी खत्म कर देंगे। समझने की बात है। अच्छा चलो शाकाहारी हो गया, विचार परिवर्तन हो गया। अभी आप लोग ही बता रहे हैं यहां जो है 27% आरक्षण का बिल जो है वो राजभवन में लटका पड़ा। चलो भेड़िया शाकाहारी हो गया तो छत्तीसगढ़ में दिखाई देना चाहिए ना, शाकाहारी हो गया और राज्यपाल ने उसको अनुमति दे दी। यही जब तमिलनाडु का भी लटका था, तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दिया राज्यपाल और राष्ट्रपति को, तो हमारे धनगर साहब खड़े हो गए और कहा अब सुप्रीम कोर्ट देश चलाएगा। कहा सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा चुने हुए प्रतिनिधियों को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को। तो क्या राज्यपाल इसलिए बैठाए गए हैं कि जनता के अधिकार, जनता के वोट से चुनी जो सरकार है, जो फैसला ले उसको रोक कर रखने के लिए राज्यपाल बिठाए गए? आप ओबीसी हितैषी हो तो केवल छत्तीसगढ़ का मामला नहीं, बिहार में भी आरक्षण बढ़ाया गया। बिहार में तो आपके गठबंधन की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, झारखंड में भी आरक्षण बढ़ाया गया, वहां भी नहीं मिल रहा। तो हर जगह आपकी सरकार है। तो आप अगर ईमानदार हो गए ओबीसी के बारे में, तो आप ये हर जगह जो आरक्षण रोका गया है इसको क्यों नहीं दे रहे? अगर तमिलनाडु में 50% से ज्यादा आरक्षण हो सकता है तो बाकी देश में क्यों नहीं हो सकता? दूसरे राज्यों में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तमिलनाडु का आरक्षण संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला गया है, न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त किया गया। तो बिहार का आरक्षण क्यों नहीं जा सकता? छत्तीसगढ़ का आरक्षण क्यों नहीं जा सकता? मध्य प्रदेश का आरक्षण क्यों नहीं जा सकता? झारखंड का आरक्षण क्यों नहीं जा सकता? हरियाणा का आरक्षण क्यों नहीं जा सकता? और हम ये कह रहे हैं 50% तक रिजर्वेशन सीमित होगा, ये संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है?
एक भी आर्टिकल में नहीं लिखा। ये तो बदमाशी है। इनको लगा कि एससी एसटी को मिल गया, अब ओबीसी का इतना दिन तक रोक कर रखे, अब रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वोट नहीं देंगे, बैकवर्डों की पार्टियां बढ़ती चली जा रही। मंडल कमीशन के दम पर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की पार्टियां बढ़ गई, कई राज्यों में सरकार बनाने की स्थिति में हो गई और सेंटर में धक्का देने लायक हो गई। तो मंडल कमीशन की लड़ाई की वजह से हो गई थी। और बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की पार्टियों के बगैर दिल्ली में कोई सरकार नहीं चलती थी। काशीराम जी ने एक वोट से लास्ट में अटल बिहारी की सरकार गिरवाया। भागते भागते वो आदमी गया, कहा विपक्ष में वोट डालना है, और विपक्ष में वोट पड़ा, इसकी वजह से अटल बिहारी की सरकार गिर गई। तो इनको लगा कि अब देना तो पड़ेगा मगर मिलना कुछ नहीं चाहिए, तो इन्होंने खुरापात किया और न्यायालय के माध्यम से 50% का आरक्षण लाए, रोक लाए। जब संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं है तो 50% की सीमा क्यों? और अगर 50% की सीमा है तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए क्यों नहीं? गरीबी के आधार पर आरक्षण लिखा है संविधान में। जो नहीं लिखा है वो लागू कर रहे हो, जो लिखा है वो नहीं लागू कर रहे। और गरीब केवल ब्राह्मण है, एससी में गरीब नहीं, एसटी में गरीब नहीं, ओबीसी में गरीब नहीं, इसमें गरीब नहीं है। अगर आप ये कह रहे हो कि हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं तो सब में आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, तो आप सबको दो ना, ईडब्ल्यूएस सबको दो ना। ईडब्ल्यूएस जनरल कुछ लोगों के लिए ही क्यों रखा है? सब में गरीब है, केवल कहानियों में केवल ब्राह्मण गरीब, कहानी में और कोई गरीब नहीं। जितनी कहानी आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है एक गरीब ब्राह्मण का परिवार यहां रहता है। कहानी में ब्राह्मण ही, मैंने तो कोई कहानी पढ़ा नहीं जिसमें लिखा हो कोई गरीब महार का परिवार रहता था, कोई गरीब माली का परिवार रहता था, कोई गरीब कुर्मी का, नहीं नहीं, गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता। लेकिन एक्चुअल में वो तो गरीब है ही। जो गरीब है उनको दिया नहीं, और ईडब्ल्यूएस 10% जो दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, ये ओके है। ये कहां है? 50% से अंदर है, 50% के बाहर। और जब ये 50% से ऊपर चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दिया, तब 50% की सीमा कहां रह गई? वो तो टूट गई ना। 50% आरक्षण की जो सीमा थी वो तो खत्म हो गई। अब वो खत्म हो गई तो क्या केवल ओबीसी को रोकने के लिए 50% की आरक्षण सीमा, एससी एसटी को रोकने के लिए 50% की आरक्षण सीमा? क्योंकि जहां जहां ओबीसी का आरक्षण बढ़ा वहां संख्या एससी एसटी की भी कुछ बढ़ गई है, इसलिए एससी एसटी का रिजर्वेशन भी बढ़ाया गया। तो क्या केवल हमको रोकने के लिए 50% की सीमा? और अगर ये 50% की सीमा है तो ये ओबीसी का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है जो कह रहा है हमारी नीयत बदल गई, हम तो अब ओबीसी के हितैषी हो गए? वो क्या कर रहा है? आप मूर्ख से मूर्ख आदमी अपने इलाके में ढूंढ लीजिए और उसको कुल्हाड़ी दीजिए और कहिए कि अपने पैर पर मारो। मारेगा? मूर्ख से मूर्ख आदमी नहीं मारेगा। भाई ठीक है, आप हमको मूर्ख समझ रहे हो, हम हैं, लेकिन इतने मूर्ख नहीं है कि हम अपना पैर अपने हाथ से काटें। ये ओबीसी कहने वाला प्रधानमंत्री ये अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारे जा रहा है, अपने ही लोगों को अधिकार नहीं दे रहा। ये कैसा ओबीसी है भाई? कैसा ओबीसी है? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है और फिर कह रहा हम डंका बजा रहा बिहार जाकर हम तो जाति जनगणना करवा दिए, जाति जनगणना करवा दिए। सेंट्रल में भी तो 27% ही मिला है, 27 क्यों, 52 क्यों नहीं? चलो जब जनगणना करवाना तो बढ़ा लेना। मंडल कमीशन ने तो कहा 52% ओबीसी है। जब मंडल कमीशन ने कहा 52% है तो पहले उतना तो दे दो, जब जनगणना होगी तब देख लेंगे, तब और बढ़ा देना। घटेगा तो घटा लेना, बढ़ेगा तो बढ़ा देना। लेकिन अभी जो मंडल कमीशन ने कहा वो तो लागू करो, अगर ईमानदार हो तो लागू करो। मगर ये सब नहीं किया जा रहा। फिर क्या किया जाए? 90 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण। किस लिए आई थी? ओबीसी का आरक्षण जब आया तो उनको लगा कि अरे अब तो आरक्षण बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कुछ करो। तो करो का मतलब यह है ना रहेगा बांस
न बजेगी बांसुरी, ना रहेगी सरकारी जगह, ना होगी भर्ती, ना मिलेगा आरक्षण। 90 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, ओबीसी को 27 पर रोका, ओबीसी को क्रीमी लेयर लगाया और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया। 3 काम किया मंडल कमीशन को निष्प्रभावी करने। क्रीमी लेयर तो आज तक ओबीसी वाले नहीं समझ पाए। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा क्योंकि वो चना खा नहीं। जो ओबीसी अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, उसके पास इतनी क्षमता है आर्थिक रूप से, वो क्रीमी लेयर है। और जो नहीं पढ़ा सकता, नहीं तुमको मिलेगा तो कहां से मिलेगा? जब हम पढ़ा नहीं सकते हैं तो मिलेगा कैसे? लाखों रुपया कोचिंग करवाने के लिए लग रहा है, सबकी हैसियत है आज की महीने एजुकेशन में। आरक्षण ऊपर से भी खत्म कर दिया, नीचे से भी खत्म कर दिया, और एससी एसटी पर तलवार लटका के सुप्रीम कोर्ट रखा हुआ है, तुमको भी क्रीमी लेयर, तुमको भी क्रीमी लेयर। तो क्या हो रहा है? और फिर सब लोग वोट भी ले रहे हैं आरक्षण के नाम पर। अब एक एक चीज बेच दिया जाएगा। जब एक एक चीज बेच दिया जाएगा तो बचेगा क्या? तो आरक्षण कहां से लोगे? तो कांग्रेस वाले जितना तेजी से उछल रहे हैं, इससे ज्यादा और तेजी से उछल कर बोलेंगे, हाँ मिलना चाहिए ओबीसी को, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी ही उतनी हिस्सेदारी। जितना तेज हम आप नहीं बोलेंगे ना, हमको आपको मिलना है, उससे ज्यादा तेज वो बोलेंगे, अरे वोट उनको मिलना है। हम आपको आरक्षण मिलना, हम थोड़ा धीमा बोलेंगे, उनको वोट मिलना है इसलिए वो ज्यादा तेजी से बोलेंगे। फिर उससे ज्यादा तेजी से बीजेपी वाले बोलेंगे, नहीं हम इनसे भी ज्यादा देते हैं। तो कहां देते हैं? जीरो में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहले सब बेचकर जीरो करेंगे और जीरो के बाद में फिर जीरो में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू करेंगे। परिस्थितियां बदल गई। उनको लगा कि अब आरक्षण का विरोध नहीं किया जा सकता है, तब वो आरक्षण के समर्थन में हो गए हैं। लेकिन जहां आरक्षण मिल गया है उसको ही खत्म कर रहे हैं। आज तक रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट नहीं बना, कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी सरकार रही, और इसका नतीजा क्या है? किसी भी डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन ठीक से फॉलो नहीं किया जाता, और एससी एसटी ओबीसी का बैकलॉग पड़ा रहता, और तमाम लोग फर्जी तरीके से भी उनकी नौकरियों पर कब्जा करते हैं। कोई सजा नहीं होती, कोई कार्यवाही नहीं होती, क्योंकि आज तक रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बना ही नहीं। अगर रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनता तो जो गलत तरीके से रिजर्वेशन लागू किया, जो हमारी सीटों को नहीं भरा, खाली रखा, उसके ऊपर कार्यवाही होती, उसको सजा होती। मगर वैसा बना ही नहीं तो होगी क्या? तो अब हमें समझना पड़े, और अब ये समय आ गया है कि अब निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की लड़ाई हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। अब ये समय आ गया कि जिस तरीके से निजीकरण का बढ़ावा मिल रहा है, अब निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। और जो ये कहे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसको कहो पहले निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल लाओ, और साथ में ये भी बिल लाओ जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू करो, फिर बात सुनेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिलकर देश में एक खेला कर रहे हैं, अब बीजेपी को क्या लगा? कांग्रेस ने कहा करेंगे, नहीं किया, चली गई, हम आ गए। अब हम 3 टर्म चला लिए, 15 साल, अगली बार हमको भगा देंगे, इसको ले आएंगे तो क्या हो जाए? दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मान लो बीजेपी ने पूरा कर लिया ना अपना कार्यकाल, अब कह के मान लो नहीं करेगी आपकी गिनती, तो आप क्या करोगे? गुस्से में आ जाओगे, और गुस्से में आ जाओगे तो क्या करोगे? कांग्रेस को ले आओ। दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वो दोनों क्या कहते हैं? एक ने अगर 4 जूता लगाया तो दूसरा क्या कह रहा है? हम लोग बहुत गुस्से में आ गए, 4 जूता पड़ा तो गुस्सा तो लगेगी ना। गुस्से में आ गए तो कहा तुमको भगा देंगे, तो दूसरे को ले आए। दूसरा आया, पहले वाला उसके पास गया और उसके कान में पूछा, आ गए? कहा आ गए। कहा अपने दम पे आ गए कि हमारी वजह से आए?
अगर हम इनको 4 जूता नहीं लगाते तो ये हमको हटाकर तुम्हें क्यों लाते? तो हमने 4 जूता लगाया इसलिए इनको गुस्सा आया और इसलिए इन्होंने हमको वोट नहीं दिया, तुमको वोट दिया तो तुम आ गए। ऐसा करना, थोड़ा 4 का 3 मत कर देना, 5 कर देना, 8 कर देना, ताकि इनको और गुस्सा आए। और गुस्सा आएगा तो हमको देंगे अगले इलेक्शन में, तो हम आ जाएंगे। तो ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलते रहेंगे। और जब ये हमेशा गुस्से में रहेंगे तो ये अपने आदमी को वोट नहीं देंगे। खास बात बता रहा, अरे जब अपने को 85% वाला देगा तब तो अपना विकल्प बनेगा। जब हम हमेशा गुस्से में रहेंगे तो अपने को वोट कैसे देंगे? ये माइक्रो बात समझने की, इसलिए हर इलेक्शन में हमको गुस्सा दिलाया जाता है। जब गुस्से में हम रहेंगे तो अरे इसको भगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको भगाना बहुत जरूरी है तो पहले वाले को लाना भी तो उतना जरूरी है। जब इसको भगाना जरूरी है तो इसको भगाना जरूरी है, तो पहले वाले को लाना जरूरी है। तो आपके यहाँ का जो समझदार आदमी कह रहा है कि अरे हम 85 हैं, अपना विकल्प खड़ा करो, हमको सब, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, अभी इसको भगाना है, अभी रुको रुको रुको, अगली बार देखेंगे, अभी रुको, अभी भगाना है। तो भगाने में अपना जो 85% वाला है वो 0 और वो 3.5 वाला वो हीरो। और फिर अगला इलेक्शन आ गया, फिर इसको भगाना है। फिर गया अपना आदमी, अरे बोला भाई पिछले में कहा था कि इसको भगाना है तो हम लोग मान गए थे, अब की तो दो, अपना विकल्प खड़ा करो, मजबूत करो। अरे रुको भाई रुको, अभी इसको भगाना है तो और ज्यादा गलत काम किया है। वो तो 4 मारता था तो 8 मार रहा है, अभी इसको भगाना बहुत जरूरी है। फिर वो 0। तो हम लोगों के हालात क्या है? हर बार हम जूता हमारा बढ़ रहा है और हम जूता खाकर गुस्से में आते हैं और पहले जो 4 जूता मारा है उसको सपोर्ट करते हैं। फिर वो आता है 6 मारता है, फिर जो 6 मारा था उसको सपोर्ट करते हैं, फिर वो आता है 8 मारते हैं। और हमारे समाज के लोग, मूल्यवासी बहुजन समाज के जो विकल्प बना के खड़े हैं, अरे हमारी तरफ भी आओ भाई, हम 85% है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी तो इससे 8 जूता खाए हैं, उधर जाना है। तो ये जो स्थिति है ये बाइपोलर सिस्टम है और ये सिस्टम उन लोगों ने बना करके रखा हुआ है। ये सिस्टम उन लोगों ने बना कर रखा हुआ है और इसमें ईवीएम, भ्रष्टाचार और बहुत सारा मुद्दा इसमें शामिल है। लेकिन इसमें ये बातें भी शामिल हैं जो बातें हम कह रहे हैं, धर्म और जाति का नशा और फिर गुस्सा कि इसको हराना है, इसको जिताना, ये सारी बातें इसमें शामिल हैं। और ये सारी बातों के आधार पर ये सारा कुछ उनका तंत्र चल रहा है और वो हमारे हक अधिकार को खत्म करने का काम कर रहे हैं। और बड़ी मजे की बात, ये सारी बात जानने के बावजूद हमारी इच्छा बन जाती, नहीं अब भेड़िया शाकाहारी हो गया। जैसे अभी कांग्रेस के बारे में बहुत लोगों की इच्छा बन गई, शाकाहारी हो गया है। अभी जब से जाति जनगणना का ऐलान हुआ तो मोदी के बारे में भी कुछ लोगों की इच्छा जागृत हो गई है, बेचारा शाकाहारी बन गया। तो इसी वजह से हम लोग फंस जाते हैं। तो इसलिए साथियों, चूंकि समय ज्यादा हो रहा, 5 बज गया, तो ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहते हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं और भी बहुत बात की जा सकती थी। इतना इस मौके पर कहना चाहते हैं कि अगर हमें इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करना है तो ओबीसी को जागृत करना होगा, क्योंकि ओबीसी के तंबू, ब्राह्मणवाद के तंबू का जो सबसे मजबूत बंबू है वो ओबीसी है, उसको जागृत करना होगा। और जब जब ये जागृत होता है तो हिल जाता है। बाबा साहब ने कहा था इकट्ठा हो जाए तो फीता खोलने में गौरव महसूस करेंगे। काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में किया, और जब काशीराम जी ने उत्तर प्रदेश में किया तो नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। नारा लगा था, उत्तर प्रदेश में नारा लगा था। और विधानसभा में चूंकि जो बसपा सपा से लोग जीत कर गए थे वो बैकवर्ड फैमिली के थे, और जो दूसरी पार्टियों से जाते थे वो, तो इन लोगों को चिढ़ाने की कोशिश वो लोग करने लगे। तो काशीराम जी ने कहा, तो मारपीट हो गई विधानसभा में। मारपीट हो गई तो केसरीनाथ त्रिपाठी जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनको स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ा अस्पताल।
तो बाबा साहब ने केवल जूते का फीता खोलने की बात कही थी, लेकिन यूपी में जब हम लोग इकट्ठा हुए तो इतना बड़ा हो गया। और अगर देश भर में इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा ये आप लोग सोच सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को जागृत करने की जरूरत है, लोगों को संगठित करने की जरूरत है और संगठित ताकत के साथ इस देश में लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और जो भी लोग अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टियां चला रहे हैं, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को मिलजुल कर अपने कॉमन इशूज पर, कॉमन मुद्दे, कॉमन एजेंडे पर एक साथ बढ़ने की जरूरत है। आपको पार्टी अलग चला सकते, संगठन अलग चला सकते हैं, मगर अब जाति जनगणना के लिए भारत बंद है तो उसमें तो सपोर्ट दे ही सकते हैं ना। आप अपना झंडा डंडा लेकर आओ कि हम सपोर्ट में, उसमें क्या दिक्कत है। तो ये तो कर ही सकते हैं, हम अपने मुद्दों के लिए एकजुट होकर के लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर हमारी कुछ मतभेद है तो हम पार्टी संगठन अपने अलग अलग भी चला सकते हैं, लेकिन लड़ते समय हम एक दिखने चाहिए, इसकी सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। तो आप लोग ऐसी कोशिश करेंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों ने भी ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक हमको सुना, इसके लिए सभी को आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत विस्तार पूर्वक विषय के ऊपर आपने आज के इस राज्य अधिवेशन में अपनी बात रखी। इसी मौके पर वामसेट के प्रदेश महासचिव माननीय बसंत कुमार कुर्रे जी एवं उनका परिवार, सावित्री कुर्रे मैडम, बसंत कुमार कुर्रे साहब एवं सावित्री कुर्रे मैडम, आज के इस अधिवेशन के मौके पर माननीय चौधरी विकास पटेल साहब को राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि अंतर्गत कुछ निधि सुपुर्द करेंगे। आप लोग आ जाए। और कोई साथी अगर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण निधि देना चाहता है तो आकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को दे सकते हैं। कोई भी साथी अगर निधि देना चाहता है तो आ सकते हैं। साथियों, अभी इस कार्यक्रम की समाप्ति, आज के इस अधिवेशन की समाप्ति की घोषणा करने के लिए और एवं आभार व्यक्त करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ भारत मुक्ति मोर्चा वामसेट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश पूर्णकालीन प्रचारक माननीय प्रमोद वासनिक जी आए और आज के इस सभा की समाप्ति की घोषणा करें। आभार एवं सभा समाप्ति की घोषणा करेंगे। साथियों, जय मूल निवासी, जय भीम, जय भीम। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जो आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक यहाँ पर उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सुना, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तरफ से और भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैं पुनः आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आज के जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे चौधरी विकास पटेल साहब, उन्होंने